Hello guys, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Today's topic is respiration. आज हम BSc पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी लिविंग जीवित प्राणियों के लिए श्वसन क्रिया जो होती है बहुत आवश्यक होती है, अति आवश्यक प्रोसेस है, क्योंकि शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए श्वसन द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। यदि हम लेटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है शब्द श्वसन का अर्थ क्या होता है? सांस लेना, या कहते हैं टू ब्रीथ, अथवा सांस छोड़ना, या जिसे हम कहते हैं एक्सहेल। और इसके अनुसार जीव और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना आता है। क्षुद्र जीव सीधे हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वातावरण में छोड़ते हैं। यह कार्य जो होता है क्षुद्र जीव बड़ी सुगमता से कर पाते हैं, क्योंकि छोटा आकार होने के कारण प्रत्येक सेल सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में आ पाती है। बड़े जीवों को इस कार्य करने के लिए इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम से सहायता लेनी पड़ती है, ताकि पर्याप्त गैसों का सीजलेस ट्रैफिक बना रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड अथवा अन्य जो होते हैं सर्कुलेटिंग मीडियम तथा वायु अथवा आसपास के पानी के बीच गैसों का जो आदान प्रदान ही जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रक्त अथवा अन्य जो होती हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड और जीवों की सक्रिय कोशिकाओं के बीच गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहलाता है। भोजन से ऊर्जा का जो लिबरेशन है, विमोचन है, एक रासायनिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन द्वारा होता है। यह जो होता है शारीरिक ऑक्सीडेशन एंजाइम की सक्रियता पर निर्भर करता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आवश्यक होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व निरर्थक पदार्थ जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जिनका उचित निष्कासन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा जीवधारी की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है ऊर्जा उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। यह उत्पादित ऊर्जा ही शारीरिक कार्य की, या जिसे हम कहते हैं बॉडी फिजियोलॉजी के लिए सभी भागों के लिए सुचारू रूप से कार्य करने के काम आती है। इसलिए श्वसन क्रिया का हर समय सुचारू रूप से चलते रहना एनिमल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने लिविंग एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस की वास्तविक जानकारी दी थी। प्रिस्टले नामक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, और लेवाइजर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेस्पिरेशन प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका के जो होते सिद्धांत या थ्योरी की स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन यदि हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का टाइप होता है, और ये बेसिकली क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जिसके फलस्वरूप जो होती है एनर्जी उत्पन्न होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि सेल में एनिमल और प्लांट्स में होती रहती है। तो ये प्रोसेस जो होती है जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये भी टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में होती है, इसमें भी क्या होती है, प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न होती है। यदि हम दोनों के बेसिक डिफरेंस की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इसके लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जिसमें कि रिक्वायर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, कहाँ होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो एटीपी एनर्जी उत्पन्न होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी फॉर्म में होती है, तो प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन produces less ATP per glucose molecule। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है used when heart rate and breathing rate rise, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट 1-2 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो ये जो है बेसिक हमने एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट और ब्रीथिंग। तो कुछ एनिमल्स जो कि आइडियल रूप में टिपिकल एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रखते हैं, जो ये एनिमल जो होते हैं शरीर में जल के माध्यम से मूवमेंट बनाए रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्पंजेस जो होते हैं, जो स्पंज एनिमल होते हैं, जो कि बॉडी में क्या पाया जाता है, इनमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा इनमें क्या होता है, सीलिया की गति द्वारा ये पानी में बहाव शरीर के अंदर बाहर बनाए रहते हैं। तो शारीरिक छिद्रों के तंतुओं जो होते हैं सीलिया जो होती है, इनकी गति द्वारा पानी के बहाव को शरीर के अंदर और बाहर बनाए रखते हैं। ये व्यवस्था जो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के समान होती है, जिसमें जीव के बाहर का वातावरण की ऑक्सीजन का संपर्क शरीर के साथ बना रहता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि आइडियल इंसेक्ट्स की यदि हम बात करें तो ये जो होते हैं इंसेक्ट्स में आदर्श रूप का बाह्य श्वसन पाया जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये वायु की गति विशेष प्रकार की, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया द्वारा बनाए रखते हैं। मसल्स जो होती हैं मांसपेशियों की जो रिदमिक गति के कारण वायु का आवागमन संतुलित रहता है। तो ये जो यदि हम वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाए जाने वाले निश्चित लयबद्ध रेस्पिरेशन, या जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ब्रीथिंग के समान होते हैं। ट्रैकिया और इंसेक्ट्स की जो होती हैं सेल्स के मध्य गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट रूप में होता है। वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं जिनमें कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, लंग्स एंड गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल जैसे मेंढक जो होते हैं, इनमें क्या होती है, स्किन, त्वचा जो होती है, जो कि रक्त और वातावरण के बीच गैसों का एक्सचेंज के लिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करती है। गिल्स में इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। इनकी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इनमें रक्त बहता रहता है और गिल्स के बीच रिक्त स्थान में जल और रक्त के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है। मांसपेशियों की सहायता से क्या होता है, गिल्स में जल का बहाव जो होता है वो रिदमिक या लयबद्ध रहता है। लैंड ड्वेलर्स, या जिसे हम कहते हैं थलचर जीव जो होते हैं, इनकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट की बराबरी भी करता है। तो जो रिब्स और डायफ्राम की सहायता से क्या होता है, लंग्स का आकार क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। इसी से संबंध जो है वायु का आयतन भी घटता बढ़ता रहता है। तो यदि हम मेंढक में बात करें तो मेंढक में क्या होता है, मुख का जो सरफेस का जो माउथ का तला होता है, तो सरफेस में मांसपेशियों की जो होती है रिलैक्सेशन से, विश्रांति से क्या होता है, बकल कैविटी जो मुख का छेद जो होता है, कैविटी जो होती है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर्स, खुले जो बाह्य नासिका छिद्र द्वारा आती हुई वायु जो होती है वो कहाँ भर जाती है, ये बकल कैविटी में।
और यहीं पर क्या होता है, मसल्स का जो होता है कॉन्ट्रैक्शन द्वारा नेज़ल एपर्चर को बंद करके फेफड़ों में एयर जो होती है तीव्र दाब के साथ भेजती है। तो ये जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि एक्सपीरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होती है, मुख की मांसपेशियां रिलैक्सेशन दशा में आकर नेज़ल एपर्चर को खोल देती हैं और लंग से वायु का एक हिस्सा बाहर निकलता है, क्योंकि टिश्यू अंदर आती वायु से खींचकर पुनः सामान्य अवस्था में आते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं अंदर आती हुई वायु से खींचकर, ऑक्सीजन जो होती है ना, इसको वायु को खींचकर पुनः सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, जबकि इसके अंदर का दबाव जो होता है वातावरण के दबाव से कम होता है। मैमेलियन एनिमल में रेस्पिरेशन जो होता है मसल्स की क्रिया में डायफ्राम जो होता है थोरैक्स और एब्डोमेन की वॉल जिनमें कि चेंज इन द कैपेसिटी ऑफ थोरैक्स होती है। पसलियों का जो संचलन है, मूवमेंट है, ये भी थोरैक्स को वायु अंदर खींचते समय बढ़ाता है। प्रत्येक पसली जो होती है 2 बिंदुओं पर रीढ़ के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसलिए पसली का जो मूवमेंट है एक दिशा की गति के रूप में सीमित रहता है। पहली पसली में धुरी रीढ़ की दिशा दाहिने से बाएं में होती है, सांस अंदर खींचने से अगली दिशा में पसली खींचती है। थोरैक्स का सामर्थ्य बढ़ता है और सभी पसलियों में दबाव बढ़ने से धुरी बदलने लगती है। पीछे की पसली थोड़ा सा घूम जाती है। इस प्रकार रेस्पिरेशन के दौरान पसलियां जो होती हैं रीढ़ की हड्डी से सीधा कोण नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पैसिव एक्सपिरेशन। सामान्य जो होती है या जिसे हम कहते हैं शांत श्वसन में मुख्य जो होती है रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं पाई जाती हैं। मनुष्य में जो होती हैं 11 पेयर जो होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स है ना पाई जाती हैं। ये 2 स्तरों में अरेंज रहती हैं। पहली होती है जिसे हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं और दूसरी जो होती है जिसे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स या जिसे हम कहते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ। इनका कार्य पसली को ऊपर और बाहर की ओर उठाना है, जिसके फलस्वरूप थोरेसिक केज का साइज जो होता है वो लैटरल और डॉर्सोवेंट्रल दिशाओं में बढ़ जाता है। इस वृद्धि के कारण क्या होता है, इंस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्वसन या इंस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है ये पेशियाँ जो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं को समकोण पर क्रॉस करती हैं। फोर्स एक्सपीरेशन के दौरान इन पेशियों की क्रिया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के एंटागोनिस्टिक या जो होती है विरोधी रूप में होती हैं। इस क्रिया में ये पसलियों को जो होती हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड दिशा में खींचती हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स इंटरकॉस्टल मसल्स के संकुचन को स्टिमुलेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ गैसेस इन ब्लड। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों में ही क्या होती है, गैसें हमेशा जो होती हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर डिफ्यूज़ होती हैं। इस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एल्वुलाई से लंग की वीनस कैपिलरी से रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एयर सैक में डिफ्यूज़ हो जाती है। रक्त में गैस प्रेशर जो होता है को सामान्य गैसीय टेंशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन की यदि हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड तनाव की बात करें तो ये mmHg में शुष्क गैस का वह दाब है जिसके साथ रक्त में घुलित कार्बोनिक अम्ल साम्यावस्था में होते हैं।
इसी प्रकार ऑक्सीजन तनाव की बात करें तो शुष्क गैस का वह दाब जिसके साथ रक्त में घुलित ऑक्सीजन संतुलन में होती है। तो दाब में ये अपेक्षाकृत जो होती है निम्न जो होती हैं, फेफड़ों के एयर सैक से ऑक्सीजन को रक्त में तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में परिचालित करने के लिए पर्याप्त होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो इस क्रियाविधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है शरीर से उत्सर्जित होती है और ऑक्सीजन रेड ब्लड कार्पस्कल्स के हीमोग्लोबिन के संयोजन में अवशोषित और वहित की जाती है। अतः रक्त जो होता है आर्टीरियल हो जाता है। इस समय रक्त का तनाव जो होता है लगभग 100 mmHg तथा कार्बन डाइऑक्साइड का तनाव जो होता है वो कितना होता है 40 mmHg हो जाता है। यह गैस जो होती है रक्त में साधारण भौतिक विलयन के रूप में डिसॉल्व हो जाती है। आंतरिक रेस्पिरेशन के दौरान रक्त एवं टिश्यू सेल्स के मध्य गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न के भौतिक नियमों के आधार पर होता है। इस स्थिति में रक्त में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू सेल्स की अपेक्षा अधिक और टिश्यू सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रक्त से अधिक होता है। अतः इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होकर ऑक्सीजन का रक्त से टिश्यू सेल्स में एक और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू सेल से रक्त में जो होता है साइमल्टेनियसली डिफ्यूज़न हो जाता है। इस प्रकार टिश्यू सेल्स द्वारा प्राप्त की गई ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में प्रयुक्त होकर ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो यह फिनोमिना रक्त व टिश्यू सेल्स के मध्य ऑक्सीजन ग्रेडियंट तथा टिश्यू सेल्स व रक्त के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट का मेंटेनेंस करती है। स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।